चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इस वीडियो में हम लोग जो 1857 की जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेन जो इसका मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि मैं आप लोगों के दिमाग में एक समझ, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, आपको डेवलप कर सकूं, ताकि आप कहीं भी किसी टॉपिक को अगर पढ़ो, किसी किताब से पढ़ लो। देखो, चीज़ें आपको किताब में भी लिखी हुई है, आप 1857 की क्रांति को जो है वहाँ से भी जा कर के पढ़ सकते हो। बट वीडियोस क्यों देखते हो? वीडियो सिर्फ फैक्ट के लिए नहीं देखी जा सकती। आप किसी भी बुक पे चले जाओगे, वहाँ पे दिखा दिया जाएगा आपको, या लिखा होगा कि कब शुरू हुआ 1857 की क्रांति, क्या कारण थे, क्या कैसे रहे। ये सारी चीज़ें आपको किताबों में भी मिल जाएगी। बट एक टीचर का काम होता है कि आपको इस लेवल पे पहुंचा देना ताकि वो आप खुद बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। अभी बीपीएससी वगैरह में आप देखोगे कि 68 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया है, या फिर टीचर वगैरह का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसके हिसाब से भी आप देखो तो अब क्वेश्चन पूछने का जो है वो पैटर्न जो है वो बदल गया है। ठीक है ना? तो अब सिर्फ आपके पास अगर फैक्ट है कि कब हुआ, कैसे हुआ, लीडर्स कौन थे, ये जानकारी के बावजूद भी हो सकता है कि आप जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। आपको समझना पड़ेगा कि उसकी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है ना, किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक की, उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो इसी रिलेटेड आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और मैं इस लेवल तक आपको पढ़ा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे आपका आराम से जो है वो टैकल हो जाएगा। ठीक है? आप एलिमिनेट भी कर पाओगे अगर चीज़ों को समझे हुए रहोगे तो इसमें देखेंगे कि ये जो विद्रोह हुआ उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, क्यों हुआ, क्या क्या कारण रहे इसके। ठीक है? और अगर असफल हुआ, ये विद्रोह फेल हो गया था, तो क्या रीज़न थे, और कारण वगैरह में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को देखेंगे हम लोग। क्या इफेक्ट रहा इसका, प्रभाव बाकी क्षेत्रों पे, लोगों पे, सरकार पे क्या क्या पड़ा, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। कौन कौन से लीडर थे इसके, वो भी सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो बैकग्राउंड देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो, कब शुरू हुआ है ये मैं अभी आगे भी डिस्कस करूँगा, बट देख लो 10 मई 1857 को जो है ये जो विद्रोह था वो शुरू हुआ था। पूछा जाए कहाँ से, तो मेरठ से शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? तो इसके कई सारे कारण थे, बट अगर मैं तुरंत तात्कालिक कारण की बात करूँ, देखो कई सारे कारण होते हैं। प्रशासनिक कारण हो गए, राजनीतिक कारण हो गए, तात्कालिक कारण। मतलब तात्कालिक कारण का मतलब होता है कि लोगों में असंतोष होगा, देखो सरकार के खिलाफ काफ़ी सारे समय से। ठीक है ना? बट उस समय अचानक से ऐसा क्या लोगों को जो है वो स्पार्क किया या फिर टच किया, जिसके कारण से वो तुरंत जो विद्रोह भड़क उठा। ठीक है? तो तात्कालिक कारण के रूप में अगर हम देखें तो देखो 1857 में अंग्रेजी सेना में एक नया राइफल लाया गया, जिसको हम लोग इनफील्ड राइफल बोलते हैं। आप इसको फोटो देख सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसका जो कारतूस था, इसमें जो गोली होती थी, कारतूस को मतलब गोली, तो उसको लोड करने से पहले, आज देखो ऑटोमेटिक राइफल होते हैं, सीधे डालो और फायर कर दो, वो नहीं था पहले, उतना डेवलप नहीं था। तो जो गोली होती थी, या कारतूस जिसको बोल सकते हैं, उसको क्या करना पड़ता था, लोड करने से पहले, देखो ये कारतूस है और इसको लोड करने से पहले मुंह से चबा करके थोड़ा सा उसको काटना पड़ता था, उसके बाद यहाँ उसको डाल करके फिर फायर करते थे। ठीक है ना? हुआ क्या कि सैनिकों को ये खबर मिली कि ये जो कारतूस है ना, ये जो कारतूस यहाँ पे कट कर रहा है मुंह से, इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी जो है, ऐसा लोगों को अफवाह उड़ा या जो भी उड़ा, लोगों को पता चला कि ये है। अब देखो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो गाय है, एक तो सूअर है। गाय पवित्र मानी जाती है हिंदुओं के लिए, ठीक है, और मुस्लिमों के लिए सूअर जो है वो प्रतिबंधित है ना? तो इसके कारण क्या हुआ कि दोनों, हिंदू भी और जो मुस्लिम थे, उन दोनों की भावनाएं जो है, धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई, और सैनिकों ने जो है वो मना कर दिया इस कारतूस को इस्तेमाल करने से। अब सेना में क्या होता है ना, आप बाकी जगह पे मना करो तो माना भी जाएगा कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, बट सेना में आपको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी सारी चीज़ें हुई, और इसके बाद जो है एक्टिविटीज़ घटती है, देखो, और उसके बाद विद्रोह हो जाता है। तो ये जब चीज़ें पता चली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तो सैनिक क्या करेंगे कि इसको इस्तेमाल करने से मना कर देंगे, है ना? तो बैरकपुर एक जगह होती है, 29 मार्च को 1857 की बात मैं कर रहा हूँ। मंगल पांडे के अधिकारी यहाँ पे सैनिक होते हैं। देखो अंग्रेजी सेना में क्या है कि
भारतीय सैनिक थे। यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे तो वो सैनिक जो है रिक्रूट करते थे कौन से, वो भारत के ही सैनिक होते थे, भारतीय लोग ही होते थे जो अंग्रेजी सेना में काम करते थे उस वक्त, है ना। तो वो क्या करते हैं कि मंगल पांडे जो होते हैं, एक सिपाही होते हैं, कहाँ पे देखो 34वीं इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री उनकी टुकड़ी का नाम था, है ना। तो वो क्या करेंगे, एक उनके जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, जो मेजर होते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। अब जब हत्या कर देंगे मंगल पांडे, देखो इसकी तस्वीर है इनकी, तो उन पे मुकदमा चलेगा और 6 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। अब ये जो चीज़ें हैं वो आसपास के, जैसे ये हो रहा है आपका कहाँ पे, बैरकपुर में, वहाँ पे मेरठ हो गया आसपास, ठीक है, मेरठ बंगाल में, या फिर बाकी चीज़ें जो जहाँ जहाँ भी सैनिक, भारतीय सैनिक थे या फिर अंग्रेजी सेना थी, उसमें जो भारतीय लोग थे उसके पास ये खबर पहुँच रही थी, है ना। वो लोग सब लोग जो है वो भड़के हुए थे। इसके बाद देखो क्या होगा कि 9 मई को अवध रेजिमेंट में क्या होता है कि वहाँ भी लोग मना कर देते हैं, तो वहाँ पे 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया जाता है और उनको 10 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। तो सैनिक, जो बाकी सैनिक, देखो 85 सैनिकों को जो बर्खास्त किया गया, बट सैकड़ों सैनिक होंगे यहाँ पे अवध रेजिमेंट में, वो सारे क्या करेंगे, सब मिलकर के जो है विद्रोह करेंगे। और 10 मई जो कि डेट मानी जाती है 1857 के क्रांति की शुरुआत की ऑफिशियल डेट ये मानी जाती है, तो मेरठ में क्या करेंगे, जो अवध रेजिमेंट के जो 85 सैनिकों को बर्खास्त करके जेल में डाल दिया गया था, तो वहाँ पर जो उनके साथी सैनिक होंगे वो क्या करेंगे कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की हत्या कर देंगे और क्या करेंगे कि जो 85 लोग होंगे उसको छुड़ा करके ये लोग जो है विद्रोह की जो है एक तरह से बिगुल जिसको कहते हैं, वो लोग विद्रोह का बिगुल बजा देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये लोग दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई, ये क्यों जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, ये लखनऊ की तरफ क्यों नहीं गए? तो दिल्ली की तरफ इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे एक आदमी था, बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है ना, अंतिम, इनको भी नहीं पता था कि ये अंतिम होंगे, इनके बाल बच्चे हो सकता है कि आगे रहते भी मुगल बादशाह, हालांकि ये पेंशन याफ्ता थे, इनको कोई पावर वावर नहीं था, बट अंतिम बेचारे इसलिए हो जाते क्योंकि 1857 की क्रांति में इनको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। किनके द्वारा, ये जो सैनिक जो थे, 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। देखो मेरठ बहुत नज़दीक है दिल्ली से, ये दिल्ली हो गया, इधर मेरठ है यूपी में, काफ़ी अभी भी 3 घंटे का रास्ता होता है, आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में आज भी आता है। ये दिल्ली पहुँचते हैं और ये जो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर, अगर फैक्ट की मैं बात करूँ तो मेजर बख्त खां, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, मेजर बख्त खां होते हैं यहाँ पे। तो ये इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, जो सैन्य अधिकारी सब दिल्ली की तरफ गए थे, है ना। तो यहाँ पे जाते हैं, बहादुर शाह को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित करते हैं और विद्रोह शुरू हो जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जो है ये फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कारण क्या रहे, तो हमने तात्कालिक कारण को देखा, है ना, कि ये जो राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें जो कारतूस था उसके कारण से ये हुआ। और भी कारण थे, सिर्फ यही नहीं होता, ठीक है ना। ये तो तात्कालिक कारण हो गया कि तुरंत, बट और क्या क्या चीज़ें बैकग्राउंड में कई सालों से चल रही थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। उसमें थी जैसे राजनीतिक कारण, अगर हम देखें पॉलिटिकल रीजंस को, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त, वो जो देसी राज्य थे, देसी जो राजे रजवाड़े थे, जिसको हम लोग वहाँ पे देसी रियासत भी बोलते थे, जैसे अवध हो गया या फिर झांसी हो गया, है ना, ऐसी चीज़ें होगी। इन सारी राज्यों को धीरे धीरे करके ये जो है अपनी नीतियों के द्वारा ये लोग उसको अब अंग्रेजी साम्राज्य में जो है ये इसका विलय करते जा रहे थे, है ना। तो विलय करने के लिए कई सारी पॉलिसीज़ लाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, कई सारी नीतियाँ लाई गई, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, जैसे सहायक संधि, ये लाया गया किसके द्वारा, ये लाया गया वेलेजली के द्वारा। ये वेलेजली की फ़ोटो है, आप देख रहे हैं इसको, और ये डलहौजी की फ़ोटो है, ठीक है। डलहौजी के द्वारा जो नीति लाई गई उसको हम लोग हड़प नीति बोलते हैं, या हास का सिद्धांत, इस तरह से कुछ है वो, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। कोई अंग्रेजी के हैं तो वो देख लेंगे इसको, है ना। सहायक संधि में क्या होता था कि सहायक संधि में जो देसी राज्य था ना, उसको बोला जाता था कि देखो हम लोग दोस्त बन जाते हैं, तुम संधि करो हमारे साथ, जो देश मान लो कि अवध है, ठीक है ना। अवध का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, तो अवध के शासक को कहा जाएगा कि जो तुम लड़ाई लड़ते हो वो तुम्हारे लोग उसमें जाते हैं, मरते हैं, तो तुम क्या करो ना कि अपने लोग मत भेजो, अंग्रेज जो होंगे वो अपने सैनिक देंगे, वो लड़ेंगे तुम्हारे बदले, और तुम क्या करना, उसको मुझे पैसे दे देना। इसके साथ ही और भी चीज़ें होती थी सहायक संधि में, जैसे एक अंग्रेज अफसर जो है उसके दरबार में यहाँ पे रहता था, ठीक है ना, तो वहाँ पे गतिविधियों में खलल डालता था। धीरे धीरे क्या करेंगे कि आप देखो, ये बोलेंगे, बाद में बोलेंगे कि ठीक है पैसे दे दिए,
अब क्या करो कि धीरे धीरे क्या करेंगे कि जब आपके सैनिक का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, जो देसी मान लो कि अवध के सैनिक जो हैं ये लड़ ही नहीं रहे, तो इसको कहा जाएगा, अंग्रेज बोलेगा इसको कि अब आप अपने सैनिक को क्या करो ना, खत्म कर दो। क्यों सैनिक रख रहे हो, हमारे सैनिक तो है ही ना। अब आप सोचो कितना खतरनाक सिचुएशन है ये, कि एक राज्य के पास सैनिक ही नहीं है, सैनिक खत्म हो रहा है। तो ये जब चाहेंगे ना, ये जब चाहेंगे इसको कभी भी विजय, इसको मतलब जीत लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो धीरे धीरे करके जो है वो मिला लेते थे। उसी तरीके से डलहौजी की एक हड़प नीति आई थी। डलहौजी 1846 के बाद बनता है, अगर मैं फैक्ट को देखूं एक तो ये क्या करेगा कि जो गोद लेने की पहले प्रथा थी, कि जैसे मान लो किसी राजा का बेटा नहीं है तो वो क्या करेगा कि गोद लेगा और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। बट ये बोलेगा कि नहीं, वैसा नहीं होगा भाई। झांसी जैसे इसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, झांसी में ही हुआ था। और जो गंगाधर थे उन्होंने एक लड़के को गोद लिया था, पर ये मानने से इनकार कर देता है और वो बोलता है कि झांसी को मिला लूंगा और अंग्रेजी साम्राज्य में। पर यहाँ इसीलिए यहाँ पे झांसी की रानी जो है विद्रोह करती है, ठीक है। तो ये राजनीतिक कारण हुए। आर्थिक व प्रशासनिक कारण में क्या क्या चीज़ था, जैसे जो भू राज्य व्यवस्था थी, बहुत सारा जो है किसानों से लगान जो है बहुत भारी जो है वसूला जाता था, ठीक है ना। एक तो उपज बहुत कम है वहाँ पे किसानों के पास, ऊपर से आप 1/3 या फिर आधा जो है आप लगान ही ले रहे हो, वो क्या खाएगा। तो एक तरह से बहुत दयनीय स्थिति थी यहाँ पे किसकी, किसानों की, ठीक है ना। उसके बाद कई सारी भू राजस्व नीति आई, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ आई, जैसे महालवाड़ी था, रैयतवाड़ी था, ठीक है। अब देखो 3 चीज़ें थी, एक महालवाड़ी, एक रैयतवाड़ी, एक था जमींदारी। तो जमींदारी में क्या था कि ये जो देखो एक तरफ थे अंग्रेज, ठीक है, छोड़ो मैं ऐसे बताता हूँ। जमींदारी में क्या था कि किसानों से जो है वो भू राजस्व जो है जमींदार वसूलते थे, और ये जमींदार फिर क्या करते थे, अंग्रेज को दे देते थे, ठीक है। अंग्रेज को देने में कुछ अपना हिस्सा जो है, कुछ कमीशन जो है अपना ये रख लेते थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक आया महालवाड़ी, इसके अलावा कुछ और भी नीतियाँ लाएगी। महालवाड़ी आया तो महालवाड़ी, महाल का मतलब होता है गाँव, या हाँ गाँव ही मानो इसको, ठीक है। तो गाँव का जो मुखिया होता था वो क्या करता था, अब जैसे किसानों से वो क्या करेगा, वसूलेगा, और फिर ये मुखिया जो होगा ये मतलब गांव के स्तर पे कलेक्ट किया जाएगा जो टैक्स को, और ये अंग्रेजों को सौंप देंगे, ठीक है ना। तो बीच से जो है वो जमींदार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो जमींदारों का हिस्सा तो गया ना उसमें, मतलब जमींदार की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसी तरीके से आया रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे जो है किसान जो है वो सीधे जो है अंग्रेजी सरकार को जो है वो टैक्स जो देगा, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो इनकी जो मांग थी जमींदारों की कि भाई तुम ये जमींदारी सिस्टम है उसको लाओ ताकि हम भी कमा सके थोड़ा सा, है ना। तो ये महालवाड़ी रैयतवाड़ी जब आया तो जमींदार जो है वो टैक्स से वंचित हुए, मतलब इनको फ़ायदा नहीं हुआ, बेसिकली इनको नुकसान हुआ, और उसके कारण ये विद्रोह करेंगे। बहुत सारे जमींदार थे इसमें विद्रोह में, ठीक है ना, देखिएगा आप आगे चल करके। फिर था तुम्हारा एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, यानी कि यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी। अब इसमें क्या होगा भाई, देखो क्या था कि ये ब्रिटेन मान लो, है ना, ये ब्रिटेन हो गया, जो इंग्लैंड मान लो इसको, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन जो भी बोलो, यहाँ भारत है, ठीक है। तो भारत पहले क्या था ना कि कपड़ों के मामले में, कपड़े हो गए, बाकी बहुत चीज़ों के मामले में जो है यहाँ से निर्यात काफ़ी होता था, ठीक है ना, एक्सपोर्ट काफ़ी होता था। तो निर्यात होने से क्या होता था कि जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग था उसको काफ़ी फ़ायदा होता था, मतलब भारत को काफ़ी फ़ायदा होता था, है ना। अब जब अंग्रेज़ यहाँ पे आएंगे तो ये क्या करेंगे कि ये कुछ नीतियाँ लाएंगे, व्यापार नीति लाएंगे। इसमें क्या किया इन्होंने कि अगर तुम जैसे मान लो कि ब्रिटेन से अगर कुछ सामान भारत आ रहा है ना, तो इसमें इन्होंने क्या किया, देखो ब्रिटेन का कब्जा था भारत पे, यही लोग राज्य कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे कि 0% ड्यूटी लगा देंगे इस पर, कि ब्रिटेन से अगर कोई सामान आ रहा है भाई तो इस पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। मान लो कि अगर 10 रुपये का सामान ब्रिटेन में बना तो ये 10 रुपये का सामान ही भारत में आकर के बिकेगा, या फिर जो भी प्रॉफिट वगैरह मान लो 12 रुपये 2 रुपये और प्रॉफिट कमाना होगा 12 में बिकेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर भारत से सामान ब्रिटेन में लाना होगा तो अंग्रेज़ों ने क्या बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, इस पर 200% ड्यूटी लगाएंगे, या 100% ही मानो, ठीक है ना, 100% ही अगर मैं मान लूँ, कम करके मान लेता हूँ। अब मान लो कि 10 रुपये का कोई सामान भारत में था, 10 रुपये बनाने में उसको लगे, तो ब्रिटेन में अगर जाएगा, अगर 100% इस पर टैक्स ही लग रहा है, आयात शुल्क ही लग रहा है, तो ये हो जाएगा 20 रुपये का। अब सोचो ना कि अगर मान लो कि एक पेन है, एक कलम है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कपड़ा ऐसे ज़्यादातर कपड़ा वगैरह जाता था भारत से, तो ये महंगा हो गया ना, दुगना हो गया महंगा, तो इसको लोग नहीं खरीदेंगे बेसिकली, ठीक है ना।
तो इसको बोलते हैं हम लोग एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। मतलब मुक्त व्यापार की नीति तो है बट एक तरफा है, सिर्फ भारत के लिए लग रहा है। लेकिन अगर भारत अपना सामान भेज रहा है तो तुम लगा रहे हो, लेकिन भारत के अंदर सामान कुछ आ रहा है ब्रिटेन का तो उस पर तुम नहीं लगा रहे हो। इसके कारण क्या होगा कि ब्रिटेन का सामान सस्ता हो जाएगा और यहाँ पे धीरे धीरे भारत में ही लोग क्या करेंगे, ब्रिटेन का सामान खरीदेंगे। जो भारतीय लोग बना रहे थे उसको नहीं खरीदेंगे, प्लस जो निर्यात हो रहा था वो भी चौपट हो जाएगा और भारतीय उद्योग धीरे धीरे करके जो है बर्बाद हो जाएंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें थी। उसके बाद जो भारतीय अधिकारी थे, ठीक है, और सैनिक थे, उसको बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट नहीं दिया जाता था। एक कांस्टेबल बना करके छोड़ दिया जाता था, अधिकारी वगैरह वो बन नहीं सकते थे। इसके कारण भी लोगों में जो है वो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था, है ना। और देखते हैं अगर सोशल या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारण को अगर हम लोग देखें तो जैसे जो भारतीय रीति रिवाज थे, धार्मिक मामले थे, उसमें लगातार ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। देखो 1813 में जो है ना, जो एक्ट आया था 1813 का, उसमें आप देखोगे कि जो ईसाई मिशनरी थी उसको बोल दिया गया था कि आप भारत आ सकते हो और धर्म परिवर्तन या जो मतलब अपना जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हो। और इसने बढ़ावा दिया काफ़ी बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन को, ठीक है ना। तो जिसके कारण से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। फिर जो यहाँ पे जो ट्रेडिशन चल रहा था, जो परंपरा चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, नरबली प्रथा हो गया, हालांकि ये चीज़ें तो सही नहीं थी बट उस समय लोगों का भरोसा था इसमें ना, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने इसको बंद करवाया। आप देखोगे कि विलियम बेंटिक जो होंगे वो क्या करेंगे कि ये सती वगैरह को बंद करवा देंगे, है ना। तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत लगी। फिर हिंदू देवी देवता थे उसकी उपेक्षा की गई अंग्रेजों के द्वारा। फिर जो मंदिर मस्जिद की ज़मीन थे, पहले इस पर टैक्स नहीं लगता था, किसी शासक ने आज तक नहीं लगाया, उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। रंग भेद का शिकायत था, जैसे एक तरह का भेदभाव समझो, है ना, कि तुम काले हो हम गोरे हैं, इस तरह का चीज़ है। लेक्स लोकी एक्ट आया देखो 1850 में। ये एक्ट बेसिकली क्या था कि इसमें क्या था कि अगर बोला गया कि तुम ईसाई बन जाते हो, कोई व्यक्ति मान लो ए है, वो अगर ईसाई बन जाता है, ठीक है, तो उसके पिता की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें भी उसका हक बना रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। मान लो कि जैसे होता है ना कि अगर फैमिली के खिलाफ जाकर के कोई धर्म परिवर्तन कर लिया तो हो सकता है कि उसको अपने जो पिता की जो प्रॉपर्टी है उससे हाथ धोना पड़े, है ना, उसको नहीं मिलेगा। बट इस एक्ट ने क्या किया कि बोला कि नहीं, उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या लोगों को लगा ना कि ये जो अंग्रेज हैं ये धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सब सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे। और अगर सैन्य कारण को देखें तो सेना में क्या था कि धार्मिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था। जैसे आपने कारतूस वाला एग्जाम्पल लिया, अब सोचो कि लोगों को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, उसके बाद भी तुम कारतूस ला रहे हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे अगर सैनिकों को इससे दिक्कत थी तो इस पे जो है वो ध्यान देना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम क्या है, बट उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ऊपर से बर्खास्त करके जेल में डाल दिया गया। तो इससे लोग भड़के, है ना। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता, बहुत कम वेतन मिलता था, पेंशन भी नहीं मिलता था, उच्च पद भी नहीं मिलता था, और विदेशों में सैन्य अभियान करने के लिए भी मजबूर किया जाता था बिना एक्स्ट्रा भत्ता के। कोई भत्ता इसके लिए नहीं मिलता था। अगर तुम विदेश जाते हो और वहाँ जैसे मान लो कि भारतीय सैनिक है और वो चला गया बर्मा, या फिर कोई मान लो कि यूरोप में कोई लड़ाई हो रही है, वहाँ पे ये लड़ाई कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे गया लड़ने के लिए। तो उस समय क्या था कि हिंदू धर्म में जो है ना, समुद्र पार करना बहुत ही एक तरह से ख़राब माना जाता था। और जब ये लौट कर देखो, उस समय क्या है कि आप जब समुद्र पार करके जाएंगे तो क्या रास्ते में जो चीज़ें आएगी वो आपको खाना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या खाओगे। और जब वो वापस आते थे तो उसको इवन की जाति में भी और अपने धर्म में वापस जो है वो नहीं लिया जाता था। और इवन कि जो सैनिक थे उनके साथी वो भी उनसे बचते थे, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो रहा था और उसके बाद भी तुम भत्ता नहीं दे रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक था थोड़ा सा, ये चीज़ें हैं। और भी क्या हुआ कि देखो, पहले क्या था कि लोगों को, भारतीय लोगों को लगता था कि ये जो अंग्रेज है ना, इनको कोई हरा ही नहीं सकता, ये हराए नहीं जा सकते, इनके पास कुछ पावर स्पेशल है, ठीक है ना। बट उस समय कुछ घटनाएं हुई, जैसे फर्स्ट अफगान वॉर हुआ 1839 में, जस्ट 1857 के कुछ साल पहले। इसमें ये देखो, प्रथम अफगान युद्ध की एक फ़ोटो जो है वो बनाई गई थी। इसमें क्या है कि सिर्फ एक अंग्रेज सैनिक जो है वो बच करके, ऐसा कहा जाता है कि बच करके भागा था और बाकी सारे मारे गए थे। तो अफगान लोग तो मतलब भारतीय लोग ही थे ना एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोगों को समझ में आया, भारतीय लोगों को समझ में आया कि अरे नहीं,
इसको हराया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये लोग अजय हैं या फिर इसको हराया नहीं जा सकता। क्रीमिया का युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसमें भी अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है, अगर संगठित होकर के लड़ा जाए तो अंग्रेज़ों को जो है वो हराया जा सकता है। तो इसी कारण से यहाँ पे एक बार में धीरे 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 ये पूरे जो है पूरे देश में तो नहीं कह सकते, बट पूरे उत्तर भारत में थोड़ा पश्चिम भारत में जो है विद्रोह जो है वो फैला ये, ठीक है ना। तो ये सारे कारण थे, पर देखो विद्रोह जो है ना वो कुचल दिया गया, विद्रोह असफल हो गया बेसिकली। देखो असफल हम कब कहेंगे, असफल हम तब बोलते हैं कि जो उसके उद्देश्य होते हैं उसको वो प्राप्त ना कर पाए, तो बोलते हैं कि विद्रोह जो है वो असफल हुआ। तो क्या कारण रहे, देखो एक तो सोशल बेस इसका बहुत लिमिटेड था, सीमित सामाजिक आधार। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है वो शामिल नहीं हुए इसमें। ज़्यादातर ज़मींदार जो जिनका छिन गया था, वहाँ पे ज़मीनें छिन गई थी, वो थे इसमें। किसान थे, थोड़े बहुत किसान लोग थे क्योंकि उनके पे टैक्स बहुत ज़्यादा था, बट ज़्यादातर जो समाज का जो हिस्सा था वो इसमें शामिल नहीं हुआ। इसका जो सामाजिक आधार था वो बहुत कम रहा। फिर क्षेत्रीय प्रसार जो था बहुत कम इलाके में फैल पाए। देखो ये जो आप देखो ये इंडिया का मैप है, ये जो आप मैप देख रहे हो ये भारत का मैप है। ये सारे रीजन में ही थोड़ा बहुत जो है वो विद्रोह फैला था। आप दक्षिण भारत में अगर चले जाओ तो दक्षिण भारत में जैसे मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, बॉम्बे की तरफ जाओ तो वहाँ पे नहीं फैला था ये। सिर्फ बंगाल जो उस समय प्रेसिडेंसी या फिर जो भी हुआ करता था वहाँ पे फैला था, ज़्यादातर जो है वहीं पे फैला था। देखो अवध में था, दिल्ली, रोहिलखंड, पश्चिम बिहार जो है यहीं तक ये फैला हुआ था। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरे देश में फैल गया ये, नहीं। तो जो पूरे देश में फैला नहीं तो इसको दबाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी अंग्रेज़ों को, और आसानी से इसको जो है वो दबा दिया गया। उसके और भी रीज़न थे, ठीक है, जिससे अब अंग्रेज़ों के पास जो है संसाधन बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। अनुशासित ब्रिटिश सेना थी, है ना, और इसकी ज़्यादा जो है फोर्सेज जो है बहुत ट्रेंड थी। आप देखो ना कि ये जिनके पास जो है वो बंदूकें हैं और ये अभी भी तलवार से लड़ रहे हैं। तो जो है वो लड़ने का तरीका भी पुराना था जो भारतीय सैनिक थे उनका, और अनुशासन थोड़ा सा कम था भारतीय सैनिकों में। कभी कभी कहा जाता है कि ये लोग देखो सब लोग अलग अलग जगह लड़ रहे थे, ये अलग जगह लड़ रहे थे। ये नाना साहब की फ़ोटो है, सपोज करो कुंवर सिंह, आप बिहार में देखो तो ये अपने लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी जो है वो झांसी के लिए लड़ रही थी, ठीक है ना। कोई लखनऊ में अगर हजरत महल है तो वो अपने लिए लड़ रही थी। सब अपने अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। और जैसे एक जो है जैसे बहादुर शाह जफ़र को भी अगर देखा जाए तो बेचारे बूढ़े आदमी, बहुत बूढ़े आदमी थे वो, और कोई नेतृत्व करने की क्षमता इनमें बेसिकली थी ही नहीं, है ना। तो कोई एक संगठन जो है वो अगर भारतीय स्तर पे देखा जाए कि अखिल भारतीय स्तर पे कोई संगठन जो है वो बन ही नहीं पाया, है ना। तो इसके कारण से ये लोग ज़्यादा जो है वो जीत नहीं पाए युद्ध को, ठीक है। फिर विद्रोह की जो है सामंतवादी प्रकृति का मतलब है कि ये सब राजे रजवाड़े ही थे इसमें। देखो ये जैसे हुक्का पी रहे हैं आराम से बैठ करके, तो इसके कारण क्या था कि ये जो इसका जो विद्रोह की एक तरह से प्रकृति के बारे में बोला है तो ज़्यादातर जो है या तो वे राजा थे जिसको हटा दिया गया था या फिर जमींदार थे जो नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को लगा, जो पढ़े लिखे लोग थे उस वक्त, जो बौद्धिक वर्ग था या जो है मिडिल क्लास जिसको मध्यम वर्ग बोल सकते हैं हम लोग, उनको लगा कि अगर जीत भी गए, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, वापस से पुराने रीति रिवाजों को लागू करेंगे। और इन्होंने कोई प्रस्तुत नहीं किया ऐसा कि हाँ जीतने के बाद आप क्या करेंगे, जीतने के बाद कोई नई सामाजिक व्यवस्था आप लाएंगे, क्या करेंगे, कुछ बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया, ठीक है ना। ऐसा कोई वादा इन्होंने नहीं किया, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। विद्रोहियों के बीच जो है जो भी भारतीय विद्रोही थे उनके बीच कोऑर्डिनेशन का कमी था। बता रहा हूँ सब अलग अलग जगह पे लड़ रहे थे। मान लो कि तुम अलग अलग जगह लड़ भी रहे हो तो एक दूसरे से संपर्क तो रखते कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती, कई जगह संपर्क रहा लोगों में, बट वो उतना इफेक्टिव रहा नहीं, जिसके कारण से ये अल्टीमेटली ये जो है विद्रोह जो है वो असफल रहा, ठीक है। प्रभाव के रूप में देखो क्या हुआ, 1857 की जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ, उसके बाद इफेक्ट क्या रहा है इसका, ठीक है ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन जो है वो ख़त्म हो गया और सीधे जो है जो ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी वहाँ पे, ठीक है ना, उसके हाथ में भारत की शासन की जो कमान है उसको जो है वो सौंप दिया गया। तो सीधे अब ब्रिटेन का रूल हो गया भारत पे। पहले ब्रिटेन ही था, बट ब्रिटेन क्या कर रहा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है ये
इसको पावर इन्होंने दिया था और ये जो है भारत पे जो है वो शासन कर रही थी। बट अब सीधे जो है इसको बीच से ख़त्म कर दिया गया और सीधे ब्रिटेन का नियंत्रण भारत पे स्थापित हो गया और भारत की भी महारानी जो है आप कह सकते थे कि उसके बाद से महारानी विक्टोरिया हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि देखो 1857 में विद्रोह हुआ और 1858 में जो है एक भारत शासन अधिनियम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1858 लाया गया। बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि क्या हुआ कि भारत में जो पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल ऐसा कहा जाता था, ठीक है ना। जैसे पहले क्या होता था कि बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये सब चीज़ें पूछी भी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 1858 में भारत का गवर्नर जनरल नामाकरण हटा करके इसका नाम वायसराय कर दिया गया। और जब ये 57 में विद्रोह हुआ तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 में ये बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो उसके बाद जब ये एक्ट आता है और ये इस समय जब चीज़ें चल रही होती है तो 1858 में भी कैनिंग ही होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके आखिरी गवर्नर जनरल, ठीक है। अंतिम हो जाएंगे कौन, कैनिंग और प्रथम वायसराय हो जाएंगे, क्योंकि उसी समय ये थे। उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके शासन को देख रेख करने के लिए जो ब्रिटेन की जो संसद थी उन्होंने उस समय वो दो जो बॉडी या फिर निकाय बोल सकते हैं उसके द्वारा नियंत्रण करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जब ये कंपनी का ही शासन समाप्त हो गया तो ये दोनों को भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो भारत सचिव का एक नया जो है पद बनाया गया ब्रिटेन में, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा जो है, इंडियन सिविल सर्विसेज आप जो देखते हैं उसके बारे में कहा गया कि अब जो इसके जो सदस्य जो है वो जो नियुक्त होंगे वो कंपटीशन के आधार पे होंगे। आज के जैसा कंपटीशन नहीं, बहुत अलग तरीके का कंपटीशन था, बट समझ लो आप कि कंपटीशन के आधार पे जो है वो नियुक्त करने की बात कही गई इस अधिनियम में। विलय की जो नीति थी, जो भारतीय राज्य को जीत करके मिलाया जा रहा था, अंग्रेज थोड़ा सा सतर्क हो गए कि ये खतरा है अब थोड़ा सा, तो इसको जो है इस नीति को त्याग दिया गया। और उसके बाद जो है जो जमींदार थे उनके जो स्टेट छीने गए थे, जो ज़मीनें छीनी गई थी, काफ़ी हद तक उनको पुनर्बहाल भी किया गया, ठीक है। और विद्रोह, अगर नेताओं की बात की जाए कि विद्रोह का नेतृत्व कहाँ कहाँ किसने किया, तो लखनऊ में आप देखें तो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। कानपुर में नाना साहब थे, ये नाना साहब जो मराठा जो साम्राज्य हुआ करता था तो उसके जो है उसी से ये बिलोंग करते थे। और ये कानपुर में इनको जो है वो पेंशन दे करके अंग्रेज़ों ने जो है रख दिया था जब मराठा साम्राज्य का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि विलय कह सकते हैं कि जब किया था अंग्रेज़ों ने मराठा साम्राज्य का इसमें, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, बिहार में आप देखें वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे, फैज़ाबाद में आप मौलवी अहमदुल्ला थे और रायबरेली में जो है वो खान बहादुर थे। इसको बस ऐसे ही देख लेना है, इससे जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपके टैकल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखो अगर वीडियो देखो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दो, है ना, और किसी ज़रूरतमंद आदमी के पास भेजो। हिंदी में वैसे भी वीडियो जो क्वालिटी वीडियो है वो थोड़े कम है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करो ताकि वो लोग भी थोड़ा पढ़ पाएँ। और इसको सब्सक्राइब कर लो अगर चाहते हो आप लोग कि ऐसा वीडियो और बार बार आए, तो चैनल से आप जुड़ जाओ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।